हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण के लिए मिरर फार्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, साथ ही साथ मैग्नीफिकेशन आवर्धन क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग दर्पण के लिए मिरर सूत्र की बात करते हैं, मिरर फार्मूला की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? किसके बारे में सर? तो दर्पण सूत्र के बारे में, मिरर फार्मूला के बारे में। इसको इंग्लिश में हम लोग मिरर फार्मूला कहते हैं। आप नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग को समझ में आ जाए। तो दर्पण सूत्र किसके लिए होगा सर? तो ध्यान में रखेंगे, गोलीय दर्पण के लिए हम लोग कहते हैं। किसके लिए सर? गोलीय दर्पण के लिए, एस्फेरिकल मिरर के लिए। और हाँ, आपको मालूम है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा सर? तो पहला होता है आपका अवतल दर्पण। पहला कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो यहाँ जो अभी हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, वो आपके अवतल दर्पण के लिए भी होगा और उत्तल दर्पण के लिए भी होगा। बस कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसको हम लोग देख लेंगे। तो आइए बात करते हैं मिरर फार्मूला हम लोग कहते किसको हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन क्या करते हैं सर कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी f एवं वस्तु दूरी, यहाँ पे गोलीय दर्पण के नहीं लिखिए, गोलीय दर्पण में लिखिए, ज़्यादा सटीक रहेगा। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वस्तु दूरी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी भी के बीच में संबंध बताने वाले सूत्र को क्या कहा जाता है सर? दर्पण सूत्र कहा जाता है, मिरर फार्मूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? दर्पण सूत्र कहा जाता है, मिरर फार्मूला कहा जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या लिखा है डेफिनेशन में कि गोलीय दर्पण के या गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होती है और जो वस्तु दूरी होती है और प्रतिबिंब दूरी जो होती है, इस तीनों के बीच में जो संबंध बताने वाला फार्मूला होता है या संबंध बताने वाला सूत्र होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। आपके दिमाग में आएगा सर वो संबंध क्या होता है? तो सिंपल सा हम लोग लिखते क्या हैं सर कि दैट इज़ 1/f = 1/v + 1/u। नो डाउट आप सभी जान रहे होंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? दर्पण सूत्र बोलते हैं। 1/f = 1/v + 1/u। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो f है ये आपका क्या है सर? ये f आपका फोकस दूरी है। ये f क्या है सर? फोकस दूरी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरुजी? फोकल लेंथ बोलते हैं। और u जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? वस्तु दूरी कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको हम लोग बोलते हैं। और v जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इमेज डिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में। और इस तीनों के बीच में कौन सा संबंध होता है? तो सर 1/f = 1/v + 1/u होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कभी कभी सीधे सीधे आपसे ये पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन सा है, तो ये फार्मूला आपका जरूर लिखा हुआ रहेगा। तो यही आपका क्या है सर? दर्पण सूत्र है। अब आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर दर्पण में फोकस दूरी कहाँ पे होगी, वस्तु दूरी कहाँ पे होगी, प्रतिबिंब दूरी कहाँ पे होगी? तो चलिए अभी सीख लेते हैं इसको कि मान लीजिए कि आपका ये कोई अवतल दर्पण है। ये क्या है सर? आपका अवतल दर्पण है। इसका एक नाम दे देते हैं कि mm' क्या है मेरा? एक अवतल दर्पण है। तो इसका एक मुख्य अक्ष होगा सर, और दर्पण के मध्य में एक बिंदु होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? P से करते हैं। यहाँ पे क्या होता है सर?
फोकस पॉइंट होता है और यहाँ पे क्या होता है सर, वक्रता केंद्र होता है। यहाँ पे क्या होता है सर, वक्रता केंद्र होता है, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और C से रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं, वस्तु को रख दे रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, आप सभी जानते होंगे कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो सर उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। अगर आपका O पॉइंट पे वस्तु है, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा हुआ वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F और C के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस पॉइंट के बीच में। तो चलिए यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं कि सर इस जगह पे मेरा क्या बन रहा है सर, प्रतिबिंब बन रहा है, जिसको हम I से रिप्रेजेंट कर दिए। किससे रिप्रेजेंट कर दिए सर, I से रिप्रेजेंट कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि इन सब में ये तीनों पॉइंट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। तो पहला चीज़ ध्यान में रखिएगा कि P से लेकर के F तक की जो दूरी होती है दर्पण के ध्रुव से फोकस पॉइंट तक, दर्पण के ध्रुव P से फोकस पॉइंट तक की जो बीच की दूरी होती है इसको हम लोग फोकल दूरी कहते हैं या फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो यहाँ पे फोकस दूरी लिखा हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, तो सर P से लेकर के F तक की दूरी है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे V इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है, तो आपके P से लेकर के I तक की जो दूरी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, प्रतिबिंब दूरी, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। ध्यान दीजिएगा कि दर्पण के ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की जो दूरी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। और मेरे मित्र आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो P से लेकर के O तक की जो दूरी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप लोग पेन से बनाएंगे तो सीधा होगा। चलिए एक बार सीधा कर ही देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होते चला जाइएगा। अरे यार सीधा हो जा भाई। अब देखिए हद तक सीधा है। अब P से लेकर के O तक की जो दूरी होगी इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, वस्तु दूरी कहते हैं, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी को समझ पाए होंगे और गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है इसको भी समझ पाए होंगे। और ध्यान में रखेंगे कि आपका जो दर्पण सूत्र है ये अवतल दर्पण के लिए भी लागू होता है और उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है। अब आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि F इक्वल टू R/2 होता है, F इक्वल टू R/2 होता है, और आपने यहाँ पे लिखा है कि 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो क्या हम इसको, जैसे कि आपने लिखा 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/R/2 इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर कि 2/R इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है इस तरह से भी। तो आप क्या कहेंगे कि चूंकि F इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है, तो भाई F के जगह हम R/2 का वैल्यू रख दिए। अब आप इसको, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/R हो जाएगा। अरे भैया ये 1/R/2 है, यही ना है, 1 इंटू 2/R ना हो जाएगा। इसको आप जब सिंपल फॉर्म में लाने का कोशिश कीजिएगा बिल्कुल हो जाएगा। तो 2/R इक्वल टू 1/V प्लस 1/U भी आप लिख सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर इस पे जब सवाल बनाएंगे तो कैसे कैसे ना अवतल दर्पण का फोकस दूरी हम लोग निगेटिव ले लेते हैं और कैसे कैसे उत्तल दर्पण का हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, कैसे कैसे नहीं लेते हैं। एक्चुअली ये जो चीज़ हम लोग लेते हैं पॉजिटिव और निगेटिव का जो चिन्ह परिपाटी है उसके अनुसार हम लोग लेते हैं। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग क्या कहते हैं, नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को कि अवतल दर्पण की, नोट करके आप लिख लेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है सर, निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है सर, निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे सर, बहुत सारा इसका यूज़ है आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। क्या कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, और वो स्लैश नहीं समझिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R दोनों ही क्या होती है सर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। जबकि आप ध्यान में रखेंगे, नोट करके दूसरा पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि उत्तल दर्पण की
उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है सर, वो क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्या, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। अगर आपको ये चीज़ याद रहता है तो दर्पण सूत्र से जो कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे जैसे पूछा जाए, उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे बातों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं किसकी, मैग्निफिकेशन की, आवर्धन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, आवर्धन की, मैग्निफिकेशन की। अच्छा, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो सर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखना। आवर्धित मतलब क्या, बड़ा। तो यहाँ पे हम लोग आवर्धन को डिफाइन कैसे करते हैं, मैग्निफिकेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप परिभाषा समझ लेते हैं तो फार्मूला भी आप खुद समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं सर कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की अनुपात, यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है सर, मैग्निफिकेशन कहा जाता है, एकदम सरल भाषा में। तो आप कहेंगे कि सर क्या हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को HI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। HI का मतलब ही हो गया क्या, हाइट ऑफ इमेज, और वस्तु की ऊंचाई को हम HO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या सर? आराम से कर सकते हैं सर। तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HO से। इसका मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने क्या देखा सर, मैग्निफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं सर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ध्यान में रखिए कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाता है सर, HI/HO हो जाता है। आपका ये फॉर्मूला आपके ग्रुप डी के पेपर में आया हुआ है। क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला वस्तु के आवर्धन को बताता है? तो आप क्या कहेंगे, M = HI/HO, जहाँ HI क्या है सर, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और आपका जो HO है वो क्या है सर, वस्तु की ऊंचाई है। ध्यान में रखिएगा कि आपका यही फॉर्मूला कुछ इस सेंस में भी मिलता है, MO = HI/HO। तो आपको घबराना नहीं है सर। MO का मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आवर्धन। इस MO का मतलब क्या हुआ सर, वस्तु का आवर्धन, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और इस HI का मतलब क्या हुआ सर, हाइट ऑफ इमेज। और इस HO का मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सिंपल भाषा में आप क्या याद रखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। मेरे मित्र, आपके एग्जाम में एक और आवर्धन के लिए फार्मूला पूछा जाता है, और हम लोग क्या कहते हैं कि सर आवर्धन इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू -V/U भी फार्मूला होता है। ऑब्वियसली होता है, आप इस चीज़ को भी याद करेंगे सर। क्या कि सर आवर्धन के लिए फार्मूला M = -V/U होता है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे V क्या है, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि V जो है वो प्रतिबिंब दूरी है। V क्या है सर, प्रतिबिंब दूरी है, और U जो है सर वो क्या है, वस्तु दूरी है। U क्या है सर, वस्तु दूरी है। तो ध्यान में रखिएगा सर क्या कि आवर्धन इक्वल टू हम लोग एक और फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर कि माइनस प्रतिबिंब दूरी बटा क्या लिखते हैं सर, वस्तु दूरी लिखते हैं। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, M = -V/U। M = क्या सर, -V/U। ध्यान में रखिएगा मेरे मित्र कि यहाँ पे माइनस साइन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है सर वो क्या हो रहा है सर, उल्टा बन रहा है। यहाँ पे माइनस साइन का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब क्या हो रहा है सर, उल्टा बन रहा है। और प्रतिबिंब मेरा कैसा है, तो अवतल दर्पण में अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो इस माइनस का यहाँ पे सीधा सा मतलब क्या होता है कि सर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और प्रतिबिंब कैसा है आपका, वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है सर आपका, वास्तविक है। बस आपको इतना चीज़ याद रखना है। मैंने यहाँ पे नोट करके आपके मन में जो कुछ भी सवालात हैं उन सब का आंसर लिख दिया है, क्योंकि आपके मन में ये चीज़ खटकेगा कि यहाँ पे माइनस क्यों लिखे। तो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को नोट डाउन कर दिया है कि आवर्धन के मान में यानी कि मैग्निफिकेशन के वैल्यू में निगेटिव चिन्ह का अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है।
यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या कि आवर्धन के मान में इस निगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के सापेक्ष क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, और अगर उल्टा हो रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब है। और यहाँ पे मैंने दूसरे पॉइंट में क्या लिखा कि चूंकि वस्तु को दर्पण के मुख अक्ष के ऊपर में रखते हैं हम लोग, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ कि मान लीजिए कि ये आपका एक अवतल दर्पण है, इसका एक नाम रख देते हैं एम और एम डैश, और हम क्या कह रहे हैं सर, ये मुख अक्ष है तो ये दर्पण का ध्रुव होगा, ये फोकस पॉइंट होगा और ये वक्रता केंद्र होगा। हम कह रहे हैं कि किसी वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, तो आप मुख अक्ष के क्या कर रहे हैं सर, ऊपर रख रहे हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि वस्तु को दर्पण के मुख अक्ष के ऊपर रखा जाता है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं सर, पॉजिटिव कहते हैं। वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। और आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आपका प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसकी ऊंचाई हम लोग क्या लेंगे सर, निगेटिव लेंगे, और अगर आपका प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक है, वर्चुअल है, तो उसकी ऊंचाई हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मेरे मित्र, अगर आपको दर्पण सूत्र और मैग्निफिकेशन का इतना सा कंसेप्ट मालूम रहता है तो इससे संबंधित क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाते हैं।